नमस्कार। अपन समाचार में आप सबका स्वागत है। हम दिखाएंगे किसानों का दर्द, आम आवाम की तकलीफें, बिजली सड़क की समस्याएं, भ्रष्टाचार की जड़ें, लोक संस्कृति, मनोरंजन और बहुत कुछ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं खास खबरों की सुर्खियां। पहले खबर खेत खलिहान से। आपके दरवाजे पे इतने धान के बोरे और बोझे दिख रहे हैं, क्या आपकी फसल अच्छी हुई है? ऊंची जमीन पर धान की फसल अच्छी हुई है। तो आप बता सकते हैं क्या आप ही के जैसा आपके ही किसान का अच्छा से पैदावार हुआ है या नहीं? हाँ, जिन किसानों के पास ऊंची जमीन है उन लोगों को अच्छा पैदावार हुआ है, और जिनकी जमीन ज़्यादा खाल जमीन है उनको पैदावार अच्छी नहीं हुई है। इसका कारण अतिवृष्टि, ज़्यादा पानी से जो नीचे वाला जमीन सब है वो उसका फसल बह गया है। क्या आपको सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला है? सरकारी कोई अनुदान हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है, भविष्य में मिले, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। आपको इस बार कितना क्विंटल धान होगा? 30 से 40 क्विंटल धान होगा इस साल मैक्सिमम। और पहले कितना होता था? 50 क्विंटल, 60 क्विंटल, 70 क्विंटल तक लोग हुआ है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतेंद्र कुमार हुआ। अभी आप यह खेत की जो जुताई कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, किस फसल के लिए? गेहूँ के लिए। क्या आपको सरकार की तरफ से गेहूं की खेती के लिए कोई अनुदान मिला है? नहीं। इसका क्या कारण है? इसका सरकार की ओर से कमी है। क्यों नहीं मिला है? नहीं मिला, कर्ज लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप एक किसान हैं, यहाँ के किसानों की समस्याओं के बारे में आप जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए। किसान तो हम लोग ये हैं यहाँ के, लेकिन किसानों की अब कितनी समस्या गिनाई जाए। हमेशा किसान तो हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ है, समस्याओं में ही जन्म लेता है। और रही बिहार की स्थिति, तो बिहार की स्थिति हमेशा इस साल अब देखिए कि बारिश इतनी न हुई है कि अभी तक रबी के खेती के लिए भूमि अभी सूखा हुआ नहीं है। सरकार की घोषणाएं तो होती रहती है हमेशा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाता है। अब हम लोग क्या करें, परेशान रहते हैं, महाजन से कर्ज लेकर के खेती करते हैं। सरकार की घोषणाएं होती है कि अभी हम बीज मुहैया कर रहे हैं, ब्लॉक में प्रखंड में बीज आता है, लेकिन बढ़े चढ़े लोग ही उसका लाभ उठा पाते हैं, हम लोगों को उसका लाभ मिल नहीं पाता है। अब इस कारण से हमारी अब एक समस्या होता, अब न उचित न सिंचाई की सुविधा मिल पाती है, न उचित खाद बीज मिल पाता है। हम लोगों की परेशानी तो यही है। अब एक समस्या थोड़ी ही है, न उचित खाद मिलता है, न उचित मार्गदर्शन मिलता है किसी तरह से, ना ही समय पर खेती हो पाती है। इससे ईल पर असर पड़ता है और हम लोग तो समस्या से घिरे हुए बार बार रहते हैं हमेशा। एक तरफ सरकारें जहां घर घर बिजली पहुंचाने का दावा करती है, दूसरी तरफ साहेबगंज के हुसेपुर रत्ती पंचायत में 1962 से दोबंधा गांव को छोड़ दिया जाए तो बाकी गांवों में बिजली का पोल तक नहीं। सदियों से आज तक यहां के लोगों को बिजली नसीब नहीं हुआ, जबकि विद्युत विभाग के रिकॉर्ड में पूरी पंचायत विद्युतकृत दर्ज है। आज़ादी के बाद कितने विधायक सांसद बने, फिर भी यहाँ के लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर है। तो कुछ दिन पहले की बात है कि लालू का सरकार हुआ या नीतीश सरकार हुआ, आज तक कोई मतलब कि यहाँ शासन नहीं हुआ और कोई बिजली का या कोई प्रबंध नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ, न हुआ और न लोग कर रहे हैं। यही बात है कि सब लोग जनता प्रतीक्षा कर रहा है कि फला काम होगा, चिल्ला काम होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। कहीं रास्ता के लिए जगह नहीं है, कहीं जैसे कि पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, लड़का सबको जैसे कि पढ़ने के लिए मास्टर लोग जो है सो कि जैसे कि ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, वह भी व्यवस्था नहीं है। आगे आके आज करेंगे, कल करेंगे, आज तक नहीं हुआ। बिजली का यहाँ नामो निशान इस पर जैसे कि पब्लिक यहाँ खलबला गया है कि आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ
तो हम लोग सरकार को वोट कैसे देंगे? क्या करेंगे? हम लोग तो अपने मर रहे हैं। अभी जैसे कि तत्काल में हम लोग बाढ़ के वक्त में ठंडा में अति में बाढ़ में जैसे कि रोशनी बगैर मर रहे हैं। व्यवस्था नहीं कि तेल सरकारी मिल रहा था, वो भी नहीं मिला कि हम लोग प्रकाश में रहे, डूब कर रह रहे हैं। आप अपने पंचायत का नाम बताइए। पंचायत का नाम हुसेपुर। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में आज तक बिजली क्यों नहीं हुई? अब हम का जानी से सरकार क्यों नहीं दिया? काहे नहीं दिया? सब काहे नहीं दिया? सो सरकार बुझे, इसके बारे में बताइए, क्यों नहीं दिया? तो हम तो बताते हैं। यहाँ कोई देखा नहीं, कोई नहीं देखा है, यहाँ पर नहीं हुआ है, नहीं इसको चर्चा है। बहुत लोग किया खा गया वो सब कथी बोलन। अब खा गए से तो खा गए, खाने वाला ऐसे करने वाला बहुत यहाँ का मंत्री, यहाँ का मुखिया। आज हमारे पंचायत में 1962 से यहाँ पोल का नामो निशान नहीं है। लाइन को तो लाइन रहा, लेकिन यहाँ पोल का नाम निशान यहाँ नहीं। अगर यहाँ लाइन नहीं मिला तो हम लोग बोर्ड आंदोलन करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं गांव की महिलाओं के साथ उनकी लोक संस्कृति के संग। अब आपको ले चलते हैं हुसेपुर परनी छपरा गांव के दलित बस्ती में, जहां महिलाएं दिन भर खेतों में काम करने के बाद थकान मिटाने के लिए सामूहिक रूप से गीत गाती नजर आती है। सखिया फूले का बगिया भोलाई रोला लगाले बा, कार्तिक डोरी कार्तिक बिरिया, कार्तिक डोरी कार्तिक बिरिया, कार्तिक डोरी लगाले बा, चले सखिया फूले का बगिया भोलाई रोला लगाले बा, सोने के बिरिया रेशम के डोरी, सोने के बिरिया रेशम के डोरी, अम्मे के डोरी लगाले बा, चले जे मेरे परम बाबा के इंतजार, हाथ लाले लाल आया। एक बार फिर आपका स्वागत है। यह झोपड़ी फगनी महतो का है। इस घर में 4 सदस्य हैं, चारों के चारों गंभीर बीमारी से ग्रस्त। दामाद टीबी और विकलांगता के अभिशाप से पूरा परिवार टूट चुका है। वृद्धा पेंशन नहीं, सरकारी सहयोग नहीं, बेटा टीबी से ग्रस्त है तो पतोहू विकलांग, घर में कमाने वाला कोई नहीं, सरकार पर से भरोसा टूट चुका है। अब बाकी जीवन भगवान भरोसे है। सहयोग के नाम पर एक स्थानीय संगठन कार्यकर्ता फुलदेव पटेल एवं द्वारिका महतो समय समय पर दवा एवं अनाज देते रहते हैं। इनके बगल में पंचायत के मुखिया का घर है, लेकिन अभी तक इस परिवार को उनका सहयोग नहीं मिला। अब आपको मिलवाते हैं फगनी महतो परिवार से, जहां हमारे संवाददाता अनीता और कैमरामैन रूबी मौजूद है। फगनी महतो का चूल्हा है जो आज कई दिनों से बंद पड़ा है। इसको जलाने के लिए ना ही तो घर में कुछ है और ना ही खाना करने के लिए कोई अनाज है। यह उनका फटा पुराना कपड़ा है जो उनको ठंडे के मौसम में पहनने के लिए अच्छा सा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ ये कपड़े पहनते हैं और अपना ठंडा के मौसम के निर्वाह करते हैं। यह फगनी महतो का झोपड़ी है, जो कहने के लिए तो झोपड़ी है लेकिन यह एकदम टूटा फूटा है, जो इसमें ना ही तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए कुछ, न सोने के लिए जगह मिलेगा। यहाँ
गंदगी ही गंदगी है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं जो इसको साफ करने के लिए कोई नहीं है। यह फगनी महतो का घर है। जो इनके घर में टूटे फूटे बर्तन दिखाई दे रहे हैं जी, इसमें कुछ अनाज नहीं है जो खाने के लिए ये लोग तरस रहे हैं। न जाने कब इसमें अनाज आएंगे कि हम लोग बना करके खाएंगे और ये बर्तन अच्छे से दिखेंगे। बीमारी में कोई दवाई नहीं मिलते हैं और तरह तरह के खाना में हम लोग बात के मरते हैं और बहुत हमको तबाही में है। भगवान छोड़ करके दूसरा कोई हमारे पर नहीं है। क्या आपके पड़ोस में मुखिया जी हैं, वो अनुदान नहीं देते हैं, सहायता नहीं करते हैं? नहीं, कभी घर का लिए कुछ नहीं। कई बार बोले हमको घर के पास करवाइए तो अपनी बार में होगा, अपनी बार में होते होते आज तक होगा। बुढ़ा पैसे आज तक नहीं मिल रहे। हम दूर बगल मरने वाला हो गया है आज तक। ये कब चल जाएगा? तो हमको 50 बार हमको बात से मेरा पैसे मिलेगा तब खाएगा। बीमारी आप अपना बताइए। बीमारी हमको दामा हो है, डांड का दर्द है, गोड़ का ठेवना का दर्द है, चला नहीं जाता है, लाठी पे चलते हैं, पथा जा कर जाता है, 2 बेटी में बढ़ते हैं, कब आते हैं, इतना बीमारी। आप अपना परिचय दीजिए। कृष्ण बिहारी राय, सोहासा वार्ड सदस्य नंबर 3 का। क्या आप बता सकते हैं कि आप ही के पंचायत के में पासी में है जो फगनी महतो का घर है, जो आज इतने बीमारी से ग्रसित है और गरीबी से भी, क्या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए जहाँ तक हम लोग से सहमत होगा वहाँ तक मदद करेंगे। अभी तक आपने क्या किया? अभी तक हम लोग तो मुखिया के प्रति, मुखिया के एक अंग हैं, मुखिया जी हम लोग को बात नहीं कह पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, जो उनको मन में आता है अपना कहते हैं। हम झूठ बोलेंगे का? भगवान आएंगे तो झूठे नहीं बोलेंगे, यही कौन बड़ा चीज़ है। हम लोग वार्ड सदस्य यही ना कहेंगे कि हमारे गांव में जनता खाने बिना मर रहा है, कपड़ा बिना मर रहा है, दवा बिना मर रहा है। आप बिल्कुल हमारा बात को समझ में नहीं कीजिएगा। तो मुखिया जी क्यों नहीं सुन रहे हैं इसके बारे में? तो इसका जवाब मैं कैसे दूँ? थोड़ा सा बताइए, कुछ तो आप जानते होंगे। अब विशेष मत कहवाइए। मुखिया जी को थी जो विचार जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। वो अपने प्रति दूसरा किसी को कुछ नहीं समझते हैं। गरीब के प्रति उनका सोच क्या है? बिल्कुल नहीं है। गरीब तरह तरह कर रहा है खाने बिना। अभी राहत जो है इसका रुपया अभी 60 हमारे 3 नंबर वार्ड में 60 आदमी का रुपया अभी आज तक बकाया है, राहत भी नहीं मिला। हम झूठ बोल देंगे? इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए तो हमने गए यहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ 3-3, 4-4 जगह फाइल किए, पार्टीशन दिए, लेकिन इस पर कोई प्रतिनिधि एक्शन नहीं लिया। तो क्या आप ये आशा करते हैं कि आगे चलकर फगली महतो का घर एकदम स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा? एकदम होना चाहिए। इसके लिए तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। एकदम होना चाहिए। और सामाजिक स्तर से अगर जरूरी होगा तो हम लोग चंदा भी कनेक्शन करके उसको जीवित करेंगे। अभी आप लोगों ने जो कहानी देखा, इसे देखकर आम आदमी का दिल दहल जाता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपन समाचार। अब आपको ले चलते हैं दियारा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर जिले का पश्चिमी दियारा क्षेत्र, जहां लगभग 2 साल पहले आतंक का कहर बरसता था। वहां आज तरबूज की खेती कर लोग अमन चैन से जीवन बिता रहे हैं। पहले किसानों को तरबूज की खेती के लिए अपराधियों को रंगदारी देना पड़ता था, पर आज वैसी बात नहीं है। अभी दिसंबर का महीना है, गंडक के किनारे किसान तरबूज फसल लगाने में मशगूल है, लेकिन सरकारी सहयोग नहीं मिलने के कारण किसान आंदोलित होने को मजबूर। यह इलाका पश्चिमी दियारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 2 साल पूर्व यह क्षेत्र आतंक का पर्याय था, लेकिन आज यह इलाका तरबूज की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ के किसान गंडक नदी के रेतीले जमीन को लीज पर लेकर सालाना हजारों रुपए की कमाई करते हैं। एक तरफ इन्हें तरबूज के फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ कृषि विभाग एवं सरकार की ओर से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलता है। क्षेत्र से 2 जिले के लोग तरबूज की खेती कर अच्छी कमाई करते हैं। यदि इन्हें सरकार से सहयोग मिले तो यहाँ के किसान खुशहाल हो सकते हैं। दियारा क्षेत्र से मैं अपन समाचार रिपोर्टर अनीता, कैमरामैन रूबी के साथ। कहते हैं कि एकता ही बल है, इसे एक बार फिर चरितार्थ किया है चांदकेवाड़ी पंचायत के किसान साथी क्लब ने। हुसेपुर एवं चांदकेवाड़ी पंचायत के 12 किसानों ने मिलकर सामूहिक रूप से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बिना किसी सरकारी सहयोग से शुरू किया है।
सिर्फ 6 महीनों में क्लब ने सफलता की कहानी लिख डाली। आज की तारीख में किसान क्लब के पास लगभग 50 क्विंटल जैविक खाद एवं 50 किलो केंचुआ तैयार है। यह काम क्लब ने मात्र 1200 रुपये से शुरू किया था। आइए आपको मिलवाते हैं किसान क्लब के सचिव पंकज सिंह से, जो बताएंगे वर्मी कंपोस्ट के फायदे और रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव के संबंध में। किसान क्लब और वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। हम लोगों ने चांद की हमारी पंचायत में 12 सदस्य मिलकर किसान क्लब का गठन किया और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन शुरू किया। लगभग 6 महीना पहले हम लोगों ने बिना सरकारी सहायता लिए हुए मात्र 1200 रुपये के पूंजी निवेश से हम लोगों ने इसका उत्पादन शुरू किया और आज हम लोग बहुत बृहद पैमाने पर इसका पैदावार कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग 50 क्विंटल खाद तैयार है और केंचुआ लगभग जो हम लोग 2 किलो केंचुआ से अभी 50 किलो केंचुआ तैयार करके रखे हुए हैं। यही हमारी अभी तक की उपलब्धि है। कंपोस्ट के बारे में और रासायनिक खाद के बारे में कुछ बताइए। ये वर्मी कंपोस्ट जो है किसान के लिए और खेत के लिए बहुत ही लाभदायक है। रासायनिक खाद का दुष्प्रभाव ये है कि ज़मीन का उर्वरक शक्ति को रासायनिक खाद नष्ट करते हुए जा रहा है और किसान को इस चीज़ की जानकारी नहीं हो रही है। जब ज़मीन हमारा जवाब दे देगा तब किसान महसूस करेंगे, जब ज़मीन बंजर हो जाएगा तब किसान को लगेगा कि यह प्रभाव किस चीज़ का है। लेकिन सरकार भी हर जगह पहल कर रही है, वर्मी कंपोस्ट का प्रचार प्रसार कर रही है ताकि किसान जो ज़मीन पर ही निर्भर है उसके ज़मीन का शक्ति बरकरार रहे। इसके लिए हम लोग भी जहाँ तहाँ प्रचार प्रसार करने का कोशिश करते हैं और अभी इसी दिसंबर माह में इस पंचायत में हम लोग एक किसान मेला लगाने जा रहे हैं, जिसके तहत किसान को वर्मी कंपोस्ट के खूबी के बारे में हम लोग बताएंगे। इसमें 18 तत्व पाए जाते हैं। जो रासायनिक खाद से मिलता है वो सारा तत्व आपको वर्मी कंपोस्ट से पर्याप्त खेत को मिल जाता है। और हम लोग रासायनिक खाद के प्रभाव से किसान को बचाने के लिए इसका हर जगह मेला लगाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जो दुष्प्रभाव खेती में रासायनिक प्रभाव जो हुआ है उससे आप घर में आदमी पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे तरह तरह के नए नए बीमारी हो रहा है, गैस्ट्रिक का शिकार, पेट का शिकार, ये सब रासायनिक खाद का ही प्रकोप है। और जब हम जैविक खाद अपने से बनाकर, इसमें कोई लागत नहीं है, किसान घर घर मवेशी रखे हुए हैं, अगर अपने घर में इसका उत्पादन कर पर्याप्त मात्रा में किसान अगर खेत में इसको डालते हैं तो एक तो आपको पैसा जो सरकारी कंपनी लेती है रासायनिक खाद खरीदने में जो पैसा लगता है उससे बचेंगे और हमारी ज़मीन जो है, जो जीविका है किसान के लिए, वो सुरक्षित रहेगा। उसमें कभी किसी तरह की उर्वरक शक्ति नष्ट नहीं होगी। और इसमें 18 तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए हर गुण को समय समय पर पौष्टिक के रूप में उसको पर्याप्त होता है। अभी हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया है जो सामने है। इसमें कृषि वैज्ञानिक द्वारा भी इसको में 18 एलिमेंट पाए जाते हैं, पोटास, यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारा चीज़ इसमें पाया जाता है। और इसको जब हम लोग तैयार करते हैं इसमें गोबर और कचरा, हरी वनस्पति, सूखी पत्तियों के साथ हम लोग इस वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं। और उसके बाद तैयार होने पर जब इसको हम लोग चलना से चालते हैं, उसके बाद भी इसमें केंचुआ का जो अंडा होता है वो चालने के बाद भी गिर जाता है, जो वर्मी कंपोस्ट में बराबर वो अंडा पाया जाता है। और यह जब ज़मीन में जाता है तो ये मिट्टी वाला चारा बन जाता है। ऐसे भी विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि जिस ज़मीन में केंचुआ अधिक होते हैं उस ज़मीन की पैदावार अधिक होती है। इस तहत भी ये वर्मी कंपोस्ट किसान के लिए बहुत हितकारी है और खेत में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। जब ये अंडा ज़मीन पर पड़ता है तो मिट्टी का केंचुआ बन जाता है और ये ज़मीन में फिर मिट्टी अपना प्रक्रिया शुरू करता है, मिट्टी उधकना शुरू करता है, जिससे वायु संश्लेषण, सौर ऊर्जा जो है ज़मीन के अंदर जाती है और पौधा को सही ऊर्जा तत्व मिल पाता है और इससे अच्छी उपज होती है। हम लोगों ने अभी तक जो भी खेती किए हैं, किसान का हम लोग साथी क्लब के 12 मेंबर हैं और हम लोगों ने प्रयोग के रूप में धान के फसल में ही भी केवल वर्मी कंपोस्ट पर अच्छा धान का पैदावार हम लोग किया है।
और अभी जितना भी हम लोग गेहूँ, आलू, मक्का इस सब का खेती किए हैं, इसमें 100% वर्मी कंपोस्ट ही दिए हैं। कहीं रासायनिक खाद का नाम मात्र भी प्रयोग नहीं किए हैं। और जो फसल हम लोग का जमा है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग किसान को भी यही कहेंगे, जनरल किसान को, कि वो लोग भी रासायनिक खाद के कुप्रभाव से बचें और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। इसे हर तरह की बीमारी से भी छुटकारा मिल सकती है। यह आश्रम वर्मी कंपोस्ट के लिए शुरू किया गया था, जो आज इस आश्रम में वर्मी कंपोस्ट बहुत हो रहा है। और वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए हम केंचुए का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सूखे या हरे पत्तेदार पत्तों का इस्तेमाल भी करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट को अंत में तैयार कर देता है। दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, कैसे बना ठना है? ये है कौन? चलो मजा आएगा। मीना चलो हमारे साथ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भागो यहाँ से शैतान कहीं के। तारा, क्या बात है तारा? क्या बताऊं? मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं 18 साल की हो गई हूँ। शादी? क्या शादी? अरे बाप रे, इन लोगों से? सच में ना, मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये बस पैसे के पीछे हैं, लड़की की बात ही नहीं पूछते। तुम अपने माता पिता से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मीना, क्या कहती हो? अम्मा बाबा से शादी की बात? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ओह तारा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं माँ और दादी से कहूंगी, वे सब ठीक कर देंगे। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। बस एक साइकिल और 20,000 रुपए। मेरा भाई ठीक कहता है, मेरा बेटा बाका जवान है, शहर में अच्छा कमाता है। कितने खराब लोग हैं ये, बड़े ही लालची हैं। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अगर तुम दहेज का इंतजाम नहीं कर सकते तो शादी कैसे होगी? नहीं? इसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। मिठू, और फिर उन्होंने चाचा से बहुत सा रुपया और साइकिल देने को कहा। लेकिन वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हाँ। आजकल तो इतना बड़ा दहेज देना आम बात हो गई है। क्या दहेज देना ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आजकल लड़के वाले बहुत दहेज मांगने लगे हैं।
जब मैं बड़ा होऊंगा शादी करूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। शाबाश राजू, तुम तो सयाने हो गए। वो कहते हैं ना, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप और माँ मेरी शादी में दहेज दें। ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई दहेज लेने और देने से इनकार कर दे तो ये रिवाज अपने आप बदल जाएगा। तो बोले दहेज न लेना न देना। हाँ। न लेना न देना। जाओ, जाकर उस बनिए और उसके भाई को ये बताओ। दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना। आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। हाँ? दहेज न लेना न देना। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं, तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो? तोता ही तो है। तोता? मैं हूँ मिट्ठू। बनिए कि यहाँ क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ? दादी, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, ऐसा है। यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं? लालची। चलो तारा को बताएं। अरे तारा, क्या हुआ? बताओ ना। तारा, वो लोग बहुत खराब है। वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने सुना। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा, बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर आप लोग सुनिए तो जरा, शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। हम कहाँ से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ, यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दहेज न लेना न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे, हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है, दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आमतौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है। इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। मिट्ठू ठीक कहता है। मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों,
हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा। आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज न लेना न देना, न लेना न देना। और क्या कहना है। तो क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी। हाँ, हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो, चलो। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ, चलो। और बहुत सी लड़कियां हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह, मैं तो चला। यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं भुलानी है। बीमारी बीमारी दहेज पर बीमारी, सब मिलकर ना कहो फिर पालो खुशियाँ सारी। बीमारी बीमारी दहेज पर बीमारी। अब अपन समाचार के आज का अंक यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों एवं मनोरंजन के साथ अगले महीने इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।